Hello, good evening students. Welcome once again on Redstall एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तहे दिल से सबका फिर से स्वागत है। तो आज जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है सॉल्यूशन। नीट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत कठिन नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इतना बेहतरीन, अच्छा, इंटरेस्टिंग होता है, इसको पढ़ने में भी मजा आता है। इसमें डेली लाइफ में एप्लीकेशन बहुत है, जो हम आपको एक एक करके सारा एप्लीकेशन दिखाएंगे, बताएंगे, जोड़ेंगे संसार से आपको, जो अभी तक आप दूर बने हुए। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर है, स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सॉल्यूशन में विलियन है। विलियन का मतलब कोई सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट, दोनों मिलके हमारे पास क्या बना दिए हैं, सॉल्यूशन बना दिए। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन बन कैसे गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, चीजें हैं जो रिटन फॉर्म में यहाँ हमारे पास मौजूद है, उसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो अभी कुछ देर पहले ही, या हमने एक क्लास पहले ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक लेक्चर हमने पढ़ाया हुआ था सॉल्यूशन में होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने, अब सॉल्यूशन के मिक्सचर को अगर हम लोग यहाँ पर देखें सर, एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ से हटा देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग यहाँ पर देखें सर, क्या होता है, पॉइंट पढ़ते हैं, पहले ध्यान से देख लो क्या है। सॉल्यूशन जो होता है सर, एक टाइप का क्या है, होमोजीनस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर, होमोजीनस मिक्सचर आपने बता तो दिया, बोल तो दिया, लेकिन होता क्या है, हम आपको बताते हैं। ये होमोजीनस मिक्सचर का मीनिंग यहाँ पर हमारे पास कहने का क्या है एक्चुअल में, आओ देखते हैं। होमोजीनस मिक्सचर में सर अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लो एक समझने के लिए हमने इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, और इस कंटेनर में इस तरीके से हमने ले लिया, कंटेनर है हमारे पास, ये रहा ये। और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया सर, एक शुगर लिया हुआ है, चीनी लिया हुआ है, और प्लस दूसरा हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। कहने का मतलब ये हमने एक शुगर का सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, शुगर का सॉल्यूशन बना दिया। और इस शुगर के सॉल्यूशन में इस तरीके का कुछ शुगर सॉल्यूशन बना हुआ है। तो देखो, कोई भी ऐसा मिक्सचर पहली चीज वो जिसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। दूसरी चीज, मिक्सचर में हमेशा एक से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंस मिले होते हैं। वाटर अकेला मिक्सचर कभी नहीं हो सकता, शुगर अकेला मिक्सचर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, शुगर प्लस वाटर मिक्स करके ही हम लोग शुगर सॉल्यूशन क्या करते हैं, बनाते हैं। अब जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर करके हम मिक्स करके बना दिया, हमारा क्वेश्चन यह बताने का मतलब ये है, हालांकि ये हमने पहले की क्लासों में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी भी मिक्सचर को होमोजीनस बोलने के पीछे की हमारी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उस मिक्सचर में पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं पर भी अगर आप कंपोजिशन देखोगे, है ना, तो व्हाट इज द होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मतलब हुआ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर will be uniformly distributed in the mixture। मतलब कि जो प्रॉपर्टी होगी मिक्सचर की, वो यूनिफॉर्मली बटी हुई होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक वॉल्यूम ये ले लिया V1 नाम का, एक वॉल्यूम ये ले लिया V2 नाम का, और यहां हमको बोल दिया कि V1 वाला पार्ट हो हमारे पास, चाहे इस तरीके से, चाहे V1 वाला पार्ट हो हमारे पास, चाहे V2 वाला पार्ट हो, बोथ हैव सेम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लाइक चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो,
चाहे उनका कलर हो, चाहे उनका टेस्ट हो, चाहे उनका मेल्टिंग पॉइंट हो, ये कुछ प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होती है, हर एक यूनिट वॉल्यूम में पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली क्या होती है, सेम बटी हुई होती है। पूरे मिक्सचर यूनिफॉर्मली सेम बटी होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अब आओ समझते हैं, यही पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन, यानी जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, उस कंपोजिशन में मौजूद प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी के नाम हमने लिया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है ना, कंसंट्रेशन उसका क्या है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी अदर प्रॉपर्टीज, वो यूनिफॉर्मली सेम होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में बराबर बटी हुई होती है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं सर सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बना हुआ होता है। फिर से आओ वहीं पर पॉइंट हमारा, यहां तक समझ लिया सर। एक हमारे पास है सॉल्यूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय, इसको क्या बोल रहे हैं, विलय। और दूसरा हमारे पास सर होता है सॉल्वेंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विलायक, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर ही हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो जनरली ये देखा गया है, जनरली इन सॉल्यूशन which substance is in large amount या large extent, जो लार्ज अमाउंट में होता है या लार्ज एक्सटेंट में होता है, इज नोन एज, के बाई ए मतलब नोन एज, पुकारा जाता है उसको सॉल्वेंट, उसको क्या पुकारा जाता है, सॉल्वेंट पुकारा जाता है। आओ यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है मैच कर रहा है कि नहीं जो हम बता रहे हैं आपको उससे, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या पुकारते हैं, सॉल्वेंट पुकारते हैं। दूसरी चीज, जनरली ये भी देखा गया है कि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है, जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वही किसका होता है सर। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर हम लोग ले शुगर लिया, शुगर कम अमाउंट में लेते हैं तो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट मानते हैं, जिसको ज्यादा अमाउंट में जनरली लेते हैं उसको क्या मानते हैं हम लोग, सॉल्वेंट मानते हैं। हम सबको पता है यहाँ पर सर, शुगर जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। और जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद यहाँ क्या बन गया, शुगर का सॉल्यूशन। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन बना हुआ है, बताओ ये तो नॉर्मल एक प्रैक्टिकल चीज है देखी गई, ये पानी की बोतल है, लिक्विड है, वाटर है, इस वाटर में बाहर से चीनी ला के मिला के घोल दोगे तो क्या कठोर हो जाएगा, नहीं, अभी भी क्या बना रहेगा, लिक्विड, बट कंसंट्रेट बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा उस लिक्विड का, बट अभी भी वो क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, अभी भी वो क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूट, शुगर, सॉलिड, वाटर, सॉल्वेंट, लिक्विड को आपस से मिला दिए, तो इसका मतलब यहां से देखो, अब यहां पर जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली वाली कलम से दिखाएंगे, ये जो वाटर है ना ये लिक्विड फॉर्म में, ये, और ये जो ये शुगर सॉल्यूशन है ये भी क्या है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में, ये देखो दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये दोनों जनरली यही पॉइंट लिखा हुआ है पीछे की तरफ जो हमने लिखा हुआ समझाया आपको यहाँ पर, ये कि सॉल्वेंट का डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन जिस भी फिजिकल स्टेट में होगा जनरली उसी फिजिकल स्टेट में क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेंट होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन में केवल एक ही टाइप का, तो कहने का मतलब, अब बातों फिर से यहाँ पर हम आए इसको समझाने के लिए, कि मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जब ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्यूट को मिक्स किया हमने वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट, एक ही टाइप का सॉल्यूट है और एक ही टाइप का क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है, दोनों को जब हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया,
मिक्स करने के बाद जो बना हुआ सर सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है सर, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो जनरली हमें इस चैप्टर में जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है वो कौन सा होता है, बाइनरी। एक टाइप का सॉल्यूट हो और एक ही टाइप का सॉल्वेंट हो। तो जो हमें पढ़ना है अपने लेवल पर, वो इस चैप्टर में या पूरा जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ने वाले होंगे वो केवल और केवल किसके बारे में पढ़ रहे होंगे हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ये लिखा हुआ, one or more components present in the solution other than solvent are called solute. In this unit we shall consider only binary solution. Binary solution में समझा दिया क्या होता है, यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा छोड़ दो, तो फिर अभी हम बताएंगे क्या होता है। केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आओ आगे के पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं, ये रहे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझो, मजा आएगा। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है नीट में कि क्या होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहले टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ हमने लिखा हुआ है गैसियस सॉल्यूशन। ये लिखा गैसियस सॉल्यूशन क्या है कि जब हमारे पास सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, यानी गैस को गैस में मिक्स करो। जब सॉल्वेंट कांस्टेंट कॉमन टाइप का गैस, किसी गैस को किसी गैस में मिक्स कर दो, जैसे एयर, या एयर ना बोल के एयर तो कोलाइडल, क्योंकि नहीं एयर कोलाइडल भी नहीं होता, एयर तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कोलाइडल हेटेरोजेनियस होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस यहां लिख देते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये गैस का गैस में, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन, इस तरीके के पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये है गैस सॉल्यूट है, दूसरा गैस भी क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। अगला देख लो, अगला मेथड जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, लिक्विड का गैस में, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, CHCl3 ये लिक्विड है प्लस नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड यहां पर कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए सॉल्यूट, और नाइट्रोजन कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट। ये देखो गैस का गैस के अलावा लिक्विड का गैस, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से सॉलिड का गैस में, जैसे कैम्फर है सॉल्यूट, सॉलिड है, प्लस नाइट्रोजन सॉल्वेंट हो गया गैस, कैम्फर का नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है सर, गैसियस सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गैसियस सॉल्यूशन के नाम से पुकारते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ। तो पहले तो हमने ये सॉल्यूशन ले लिया, गैस का गैस में, लिक्विड का गैस में, सॉलिड का गैस में। एग्जांपल याद रखना होता है, ये एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाएंगे यार, एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाएंगे। लिख देगा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, चार ऑप्शन लिख देगा ना। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दो पढ़े हुए हैं तो चीजें क्लियर। देखो बड़ा आसान चीज होती है, जब आप दो चीज पढ़ लिए हो और क्वेश्चन पूछ लिया जाए बना के तो बताना आसान है, लेकिन जब इसके अलावा भी अभी 6 मिक्सचर और पढ़ लोगे, जब सारे मिक्स हो जाएंगे, सारे मिक्सचर आप में मिक्स हो जाएंगे, तो आप फिर वहां पर कंफ्यूज होना पैदा कर देते। तो इसके लिए एक तरीका है कंफ्यूजन से दूर बचने का, सबको पता ही होगा वो, हमें तो पता ही, हम बता देंगे आपको, कोई बहुत बड़ी सीक्रेट चीज नहीं है। प्रैक्टिस, क्या तरीका है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही से ज्यादा आपका चीजें होंगी। अगला आ जाओ, दूसरा सर हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, लिक्विड सॉल्यूशन। ये अब लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है किसी गैस का किसी लिक्विड में। जैसे अगर आपको मछलियां याद हैं या मछलियां पसंद हैं,
अगर आपको मछलियां याद है और मछलियां पसंद है, तो मछलियां पानी में सांस कैसे लेती हैं? क्योंकि सर वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व यानी घुली हुई फॉर्म में होता है, और मछलियों के पास, फिश के पास एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स। उस गिल्स का काम ही क्या होता है? उस गिल्स का काम होता है वाटर को क्या करना, छानना, उसमें से ऑक्सीजन को निकालना और अपने लिए जीना। क्या सर सही है? हमारे बायो वाले सर सामने बैठे हुए मारुति सर, तो क्या मछलियां गिल्स के थ्रू पानी से ऑक्सीजन को निकाल सकती है सर? यही तरीका है, यही प्रोसेस सर ने भी हाँ में हाँ पर दी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए वो वर्क। अब ऑक्सीजन क्योंकि डिजॉल्व है वाटर में, तो मछलियां, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन। जब गैस किसमें घुली हुई होगी? लिक्विड में घुली हुई होगी। किसमें घुली हुई होगी? लिक्विड में घुली हुई होगी। यहां तक पॉइंट क्लियर? अगला आया है हमारे पास लिक्विड का लिक्विड में। लिक्विड का लिक्विड में जो उदाहरण है, ये थोड़ा सा देने से हम डरते हैं। डरते इसलिए है सर क्योंकि इसके प्रेमी बहुत है दुनिया में। दुनिया क्या, भारत के अलावा भी बहुत जगह है। दारू प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। शाम 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद इसके शौकीन लोग प्रातः और शाम का फर्क नहीं देखते हैं, बस वो आपको दिखेंगे। इथेनॉल प्लस वाटर हमने लिया हुआ है, ये सॉल्वेंट। इतना खतरनाक ये हमारे पास सॉल्यूशन है। यूपी की बहुत ज्यादा जो आर्थिक दशा सुधारने में हेल्प होती है उत्तर प्रदेश की, इसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा टैक्स प्रोवाइड करता है ये अल्कोहल डिपार्टमेंट जो हमारे पास है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो चाहे ना याद हो, बट हमें भी आज भी वो याद है, वो अखबार और टीवी में निकली हुई फोटो कि जब 2 महीने तक, 3 महीने तक कोरोना में सारी दुकानें बंद थी, और जब दुकानें खुली तो सबसे ज्यादा खुलने के बाद दुकानों में जिस दुकान पे सबसे लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दी थी, वो हमारी दुकान यही थी, मैखाना। विदेशी अंग्रेजी देसी दारू की दुकान के सामने लोग लाइन लगा के खड़े थे, कोई मतलब नहीं उनको कोरोना से। बोतल पे बोतल लिए जा रहे थे, अखबार में ऐसी लंबी लंबी लाइनें थी। ठीक है, एक्साइज टैक्स बहुत है। तो ये लिक्विड का लिक्विड में बना हुआ हमारे पास सॉल्यूशन। अगला है सॉलिड का लिक्विड में। तो जब ये ले लेता है इंसान ज्यादा, तो सुबह हो जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए फिर सुबह ग्लूकोज को पानी में मिला के लेता है। तो ये हो गया सॉलिड फॉर्म में ग्लूकोज हमारे पास, प्लस वाटर यहाँ लिया हुआ है एज ए सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में। तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ये आजकल गर्मियों का मौसम चल भी रहा है, तो ग्लूकोज को हम लोग वाटर में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये है शाम वाला वो समय जिससे उत्तर प्रदेश जीता है। रात 7 बजे बाद पूरा मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के लोग इसी पे निर्भर होते हैं। ये आपको हर जगह रोड के किनारे दिखाई देंगे, चौराहों पर, है ना। ये इथेनॉल, अल्कोहल, जनरल भाषा में दारू शब्द से प्रेषित किया जाता है इसको। और ये हमारे पास क्या है, वाटर मिला के लिया जाता है, लोग ऐसा बताते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ही ये घटना रात को हुई, सुबह ये घटना हो जाएगी। ज्यादा ले लिया रात को तो सुबह डिहाइड्रेशन हो गया। अब सुबह क्या करते हैं, नींबू, ग्लूकोज पानी मिला मिला के पीते रहते हैं, एनर्जी डाउन हो चुकी होती है क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का काम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बताना ऐसा नहीं है कि ये बहुत जरूरी है कि आपका बताना सर, नहीं, कुछ सोशल चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम आपको बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्साइज टैक्स इसी अल्कोहल की डिपार्टमेंट से जाता है, आपको बिलीव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जीडीपी बनाने में सबसे ज्यादा टैक्स होता है इसका, एक्साइज टैक्स सबसे ज्यादा टैक्स पहुंचता है सरकार को। ठीक है, बहुत सी इंफॉर्मेशन भी होती है चीजों में। चलो अगला आओ, छोड़ो। सॉलिड सॉल्यूशन है। देखो भाई, जिस टाइप का सॉल्यूशन उस टाइप का सॉल्वेंट। गैसियस सॉल्यूशन था तो सॉल्वेंट गैस था, लिक्विड सॉल्यूशन था तो सॉल्वेंट लिक्विड था, सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। गैस का सॉलिड में, ये गैस का सॉलिड में जो एग्जांपल है आपको ऑर्गेनिक में बहुत मिलेगा। जनरली इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन ऑब्लिक पैलेडियम, हाइड्रोजनेशन के काम आता है, हाइड्रोजन ऑब्लिक प्लेटिनम, हाइड्रोजन ऑब्लिक निकिल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजनेशन कराने का काम आता है, हाइड्रोजन को एडिशन कराता है। पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल मेटल की सरफेस होता है, अपनी सरफेस पे इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो गैस का सॉलिड में बेहतरीन एग्जांपल है, ऑर्गेनिक में बहुत यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं लिक्विड का सॉलिड में, एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम।
अब देखो अमलगम ऑफ मर्करी, ये लिखने के कोई वैसे खा नहीं, मर्करी का मिक्सचर जिसके साथ मिक्स कर दो, जैसे सोडियम इंटू Hg, इसको बोलते ही हम लोग क्या, सोडियम एमलगम। मतलब जिसके साथ मर्करी आके प्रोडक्ट बन जाए, एडिशन प्रोडक्ट बना दे, इस टाइप का मर्करी जुड़ जाए तो वो अमलगम कहलाता है। जैसे जिंक के साथ हमने Hg जोड़ दिया, ये क्या बोलोगे इसको अब, जिंक अमलगम, है ना, तो ये अमलगम है। ये हमारे पास क्या हो गया, जिंक अमेलगम हो गया, राइट। उसके बाद अच्छा, अमेलगम मर्करी विद सोडियम, याद रखना सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। सोडियम अमेलगम में कोई पूछे तो सोडियम एज ए सॉल्वेंट है, और मर्करी अगर आपको याद होगा थर्मामीटर टेम्परेचर नापने में, थर्मामीटर ग्लास का होता है ना, उसमें मर्करी भरा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर सॉलिड का, सॉलिड में बहुत से मेटलर्जी में प्रोसेस है, कॉपर विद गोल्ड। बहुत से लोग सुनार की दुकानों पे जाओगे तो वो बोलते हैं ना 24 कैरेट का गोल्ड नहीं चाहिए, 22 कैरेट का चाहिए। जनरली 24 का मिलता भी नहीं मार्केट में, 22 का ही मिलता, तो 20 का चाहिए, जनरली 18 का चाहिए, तो पैसे की थोड़ी कमी हो जाती है, 18 कैरेट का गोल्ड मिल जाएगा। तो 18 कैरेट के गोल्ड में मतलब क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, कॉपर मिक्स कर देंगे गोल्ड में, है ना, और भी चीजें मिक्स करते हैं, सिल्वर भी मिक्स कर सकते हैं, चांदी भी कभी कोई मिक्स कर देते हैं, तो वो कैरेट फिर प्योरिटी उससे गोल्ड की घट जाती है। गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसका नाम कैरेट होता है, तो प्योरिटी घटती चली जाएगी जैसे जैसे बाहर ही मिक्स करते जाओगे। तो ये सॉलिड का, सॉलिड में क्या हो गया, हमारे पास मिक्सचर हो गया, क्या हो गया, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर हो गया। ठीक है, समोसा सर खा लीजिए, का मन नहीं, मौसम में जो है। ठीक है, चलो फिर से एक बार देख लो, जितने भी हमने लिखे हुए हैं आपको एक बार देख लो और लर्न कर लो इसमें क्या चीजें हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? चलो अब देखो, इसके बाद फिर हम लोग का अगला पॉइंट यहाँ पर आता है। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, कुछ एग्जांपल आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो हम लोग लिखते हैं अगले पन्ने पे चलकर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ से समझो, एक्सप्रेसिंग या एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कुछ कंसंट्रेशन टर्म का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं ये पढ़ना है हमको, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, तो ऐसे समझो, किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट में मिला दिया तो सॉलिड हो सकता है वॉल्यूम ml में लिक्विड हो, सॉलिड हो सकता है मास ले सकते हैं, मोल ले सकते हैं, या सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड हो, सॉलिड हो, किसी भी तरीके का। अभी मैं ढेरों सॉल्यूशन के एग्जांपल बता दिया आपको, गैस का लिक्विड में, गैस का गैस में, गैस का सॉलिड में, या लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस में, या सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में, सॉलिड का लिक्विड में। 9 तरीके के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। कोई भी गैस हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट में या सॉल्वेंट। तो अब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिलाया गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन, अमाउंट, कि किसको किसमें कितना मिलाया जा रहा है। ठीक है अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंसंट्रेशन टर्म आप लोग पढ़ते हो, उस कंसंट्रेशन टर्म में कुछ हम आपको यहाँ पर बताते हैं लिख के कि क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे मान ले रहे हैं हम लोग, सबसे पहले टर्म उठाया हमने मोलरिटी। सबसे पहले टर्म हमने यहाँ पे क्या उठा लिया सर, मोलरिटी का। बहुत टर्म आएंगे, एक एक करके सारे देखेंगे हम लोग। ठीक है, कैपिटल एम, और इसको हमने यहाँ पर हेडिंग बना ली। कैपिटल एम से इसको क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आ जाओ देखते हैं मोलरिटी होता है क्या, आ जाओ सर देखते हैं। मोलरिटी देखो, हमको नीट की तैयारी करनी है, एकेडमिक देना नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पूरी परिभाषा लिखें क्या सर 2 लाइन में, सर के लिए याद कर लें क्या, नहीं नहीं नहीं, सब कोई जरूरत नहीं है ना। हमें नीट जेईई का पेपर देना है, हमें सब कुछ नहीं लिखना है, हमें बस ये जानना है मोलरिटी क्या है। देखो मोलरिटी
जनरल टर्म जब इसका यूज करते हैं तो ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसी भी, अच्छा याद रखना हम जिस सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं उसमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक टाइप का सॉल्यूट होगा और एक ही टाइप का क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये लिखा हमने, डिवाइड बाय वॉल्यूम जिसको कि लीटर में ले लिया हमने ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने जो लिखा है यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज फार्मूला है, ये लिख दिया। क्लियर। अब इसमें कभी कभी फार्मूले में कुछ चीज चेंज होती है। चेंज क्या, सम टाइम क्या करता है सर, मोल को मोल फॉर्म में नहीं देता, वेट फॉर्म में जैसे लिख के दे दिया, तो आप क्या करोगे, वेट ग्राम में लोगे सॉल्यूट का एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर में ऑफ सॉल्यूशन। ओ सॉरी कुछ चीजें यहाँ छूट गई। मोल को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। तो जब हमने वेट ले लिया, अगर यहाँ पर मोल को कन्वर्ट करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट अपान MW मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का ही रखा जाता है, और इनटू नाउ अब लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे। चलो जाने तो, ये बड़ा हो नहीं रहा है तो ऐसे कवर कर ले रहा है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और ऐड करते हैं क्या कि सर कभी कभी मोलरिटी लिखते समय एक चीज और आ जाती है क्या, कि चलिए वेट आपने लिख दिया ऑफ सॉल्यूट का, लिख लिया, इसके अलावा सर इधर लिख दिया हमने मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम में ही होता है, ऑफ सॉल्यूट का, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट। कभी कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम सर जो होता है सॉल्यूशन का वो ml में देता है, बट क्योंकि मोलरिटी हम लोग निकाल रहे हैं तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाता है, इस तरीके से। और ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट हो जाता है एक और, कि वॉल्यूम का भी कन्वर्जन हमको करना यहाँ पर क्या है सर, जरूरी है। वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर। तो ये पहला कंसंट्रेशन टर्म था जो हमने यहाँ पर आपको नोट करके लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, मोलरिटी के बारे में, ऐसे समझ लो आप। ये मोलरिटी ये हो गया अपने को क्लियर यहाँ तक। तो अभी हम सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे, इन पे बेस क्वेश्चन आगे ढेरों क्वेश्चन करने वाले हैं समय में, जैसे समय समय आगे बढ़ता जाएगा उसी की तरीके से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी आगे क्या है इसके करते चले जाए, ठीक है। आओ अगला लेते हैं सर हम लोग, नॉर्मलिटी। अगला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है कौन सा ले लिया, नॉर्मलिटी। देखते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यहां लिखते हैं। नॉर्मलिटी सर होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसमें कई टर्म आएंगे जो बेसिकली आपको पूरा केमिस्ट्री धीरे धीरे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे मोल का या रिडॉक्स का, तो वहां कुछ टर्म वहां पे भी क्लियर होते हैं, है ना। सारे टर्म यहीं पर नहीं पढ़ना होता, वहां पे भी कुछ टर्म पढ़ने होते हैं। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट को अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में ही लेना पड़ेगा आपको, इस तरीके से। तो डिवाइड करने के बाद ये जो बना हमारे पास इक्वेशन, ये क्या होता है सर, नॉर्मलिटी।
यही हमारे पास क्या नॉर्मलिटी। तो वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है। जो आपने ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख दिया वो क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर लिखने के लिए अगले पन्ने पे चलकर। एक्चुअल में सर ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अगला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना। बहुत से टर्म है देखो यहाँ पर समझाने के लिए अलग अलग, तो किसी भी टर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो हर टर्म को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट वेट क्या है, हालांकि इसके इक्विवेलेंट वेट के डिटेल में हम लोग रिडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, है ना, घबराने की बात नहीं। इसलिए E इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये सब रिडॉक्स में पढ़ेंगे कैसे हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं अलग अलग दिए गए संबंधित रिएक्शन के लिए या किसी कंपाउंड के लिए, और इक्विवेलेंट वेट भी वही निकालना सीखते हैं। इसका मतलब सर अब नॉर्मलिटी को अगर लिखना चाहें हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और अगर वॉल्यूम ml में दे दिया जाए सॉल्यूशन का, तो उसको पहला काम हमेशा किस में चेंज करोगे, लीटर। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, इस तरीके से। और ये बन गया हमारे पास सर नॉर्मलिटी का एक और फॉर्मूला। बाई चांस अगर एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फाइंड आउट करने का, नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा, बात देखते चलो बताते चलो। ठीक है, चलो अगला लेते हैं हम लोग मोलालिटी। दिखाई दे रहा है ये वाला कलर, इतना क्लियर नहीं है ना, हटा। मोलालिटी, मोलालता स्मॉल है। आओ देखते हैं क्या होता है, बड़ा अच्छा टर्म है, मैच करता हुआ क्वेश्चन बहुत आता है इससे। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सर, मोलालिटी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलालिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद सॉल्यूट के जो मोल होते हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास, मोलालिटी। चलो इसके डिफिनेशन यहाँ, सॉरी फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय वेट, ऑलवेज किसमें, किलोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉइंट याद रखना मोलालिटी के रेस्पेक्ट में। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, वेट जो होगा उसको हमेशा किस में रखोगे आप लोग, किलोग्राम में। पीछे जो वेट रख रहे थे बाकी जगह हम लोग किस में रख रहे थे, ग्राम में। हर जगह हर फॉर्मूले में देख लो किसमें रख रहे थे, ग्राम में। लेकिन यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया गया है ये वाला, इसमें वेट किस में रखोगे आप लोग, किलोग्राम में रखोगे। किसमें रखोगे, किलोग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर पॉइंट आता है, क्वेश्चन नोट डाल के हम बताते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपए का नोट लगाएंगे हम और फिर एक पॉइंट बताएंगे। क्या पॉइंट ये है सर
कि एक्चुअल में क्वेश्चन एक आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है, लाइक ऑप्शन दे देगा नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वैसे 4 लिख दिया। पूछा बताओ कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है दिए गए ऑप्शन में से जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब ये क्वेश्चन आप मान के चलो कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन वाले पार्ट से आज तक का इतिहास का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। इसको बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उनको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, क्यों, क्या, कैसे। बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दे दिया, जैसे आप याद करते हो इंटरमालिकुलर फोर्स, इंटरमालिकुलर डिस्टेंस सॉलिड लिक्विड गैस की, एग्जाम्पल में सॉलिड लिक्विड गैस ने बना के क्या दे देगा, दूध, लकड़ी, पेन, गैस। समझना हमारी बात, जो हम अप्लाइड पोर्शन सिखाना चाह रहे हैं। हम यहाँ लिख देते हैं क्या होता है, इफ एनी कंसंट्रेशन टर्म हैव वॉल्यूम पैरामीटर, अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नाम का पैरामीटर आ रहा है, देन it will be depend on temperature। उस केस में वो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कोई भी अगर उसमें वॉल्यूम आता है वो क्या होगा हमारे पास सर, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। कभी भी किसी भी अगर हमारे पास क्या आ रहा होगा, टेम्परेचर आ रहा होगा, और टेम्परेचर कहाँ पे आएगा, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले लो। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण देंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पर को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी में आप देख सकते हो कि कैसे डिस्क्राइब करते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना पड़ता है, तभी आपका आएगा। अगला देख लो, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मलिटी के अलावा मोलरिटी, मोलरिटी में वेट आ रहा है, मोल आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इससे पहले का आप देख लो मोलरिटी, तो मोलरिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। इट मींस यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन बन जाए जो हमने समझाने के लिए आपको लिखा, मोलरिटी एक ये ले लिया, दूसरा ले लिया नॉर्मलिटी, और तीसरा ले लिया मोलरिटी। आओ अब इसमें अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, ये रहा, ये रहा और ये रहा। पूछा बताओ मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो आंसर क्या बताओगे यहाँ पर, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है सर। क्यों करता है, क्योंकि सर आप ही ने तो अभी कहा। अच्छा क्यों कहा, हमारी बात क्यों मानोगे, क्योंकि वॉल्यूम टर्म आ रहा है सर यहाँ, और जहां जहां वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम हमेशा पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बदल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब सर अब देख सकते हैं कि मोलरिटी में वॉल्यूम टर्म आए, एनी कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम पैरामीटर, देन इट विल बी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये क्या कहलाता है सर हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाता है। दूसरा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी में भी सर टेम्परेचर वॉल्यूम टर्म आने की वजह से ये भी क्या करेगा सर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये भी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम मोलरिटी की बात करें, जस्ट पहले की बात, ये रहा मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया, क्या किसी भी तरीके का वॉल्यूम शब्द आया यहाँ पर, नहीं आया। और नहीं आया इसका मतलब कि सर ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया, क्योंकि अभी तो हमने केवल आपको 3 ही कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करना सिखाया, उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, बाकी चीज तो भी हमने ना बताई है ना भी आपको सिखाई। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास कौन से टर्म, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी। केवल यहाँ खत्म नहीं होता, अभी तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखेंगे एक टर्म और यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, क्या नाम है, फॉर्मलिटी। अगर हम एक और टर्म यहाँ पर यूज करें, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, फॉर्मलिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, एफ से। तो फॉर्मलिटी कोई नई चीज नहीं है, क्या मतलब सर मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की जो मोलरिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर्मलिटी। तो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड।
ये टर्म हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो जो मोलरिटी है ना, मोलरिटी ही फॉर्मेलिटी है, बस आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बस एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस पे क्या हो सकता है आओ चेक कर लेते हैं। बताओ, मोलरिटी लिखने के लिए हमने m इक्वल टू क्या लिखा हुआ था? मोल ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मेलिटी लिखने के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट। बट यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, तो मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड लिख दो यहाँ पर इस तरीके से, जिसको हम लोग किसके फ्रेम में बोल रहे हैं? सॉल्यूट बोल दे रहे हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो। बताओ, मोलरिटी टर्म में किससे डिवाइड किया था हमने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर भी हम लोग किससे डिवाइड कर दे रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम किस में ले लिया हमने? यहाँ पर लीटर में ले लिया। ठीक है, यही हमारे पास जो बना हुआ है, यही क्या कहलाता है हमारे को? फॉर्मेलिटी कहलाता है। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? फॉर्मेलिटी टर्म से बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ तक हमने बता दिया आपको। इसके बाद अब जो भी होगा क्वेश्चंस हमारे पास होंगे केवल इन 4 टर्म से। इसके अलावा भी अभी हमारे पास और कंसंट्रेशन टर्म है, लाइक मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन के अलावा परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, फार्मेसी में मेडिसिन की दवाओं पे बहुत यूज होता है इस सब कंसंट्रेशन टर्म का। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ क्या हमारे पास हो रहा होता है ना? मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा होता है? लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है? सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो फिर आज यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।